वेलकम अगेन टू मैक्स मार्क्स विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। आज हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर 12 करने जा रहे हैं और ये हमारे बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर है। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस चैप्टर के बारे में आपने 9th और 10th में भी पढ़ा है। बस उसी के एक्सटेंशन में आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम टर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन से ही बात करते हैं। बताइए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन टर्म से क्या समझ में आता है? वो थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा। यस, बिल्कुल सही। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं ताकि जो भी हमारी मैल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जहां पर भी बिजनेसमैन हमें चीट करता है, उस पर्टिकुलर जगह पे गवर्नमेंट या खुद जो सफरर है वो किसी तरह से रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, इसके लिए हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या क्या चीजें करने वाले हैं। Summary of consumer protection. Consumer protection means providing protection to the consumer against the malpractices of the seller, providing them speedily and inexpensive redressal of the grievances, and educating them about their rights and the responsibilities. यहां पर आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, मैं मार्क करते हुए पढ़ाऊंगी ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले मैल प्रैक्टिस का मतलब है जो गलत काम करते हैं सेलर्स, जैसे वेट कम कर दिया, दालों में पत्थर डाल दिए, ठीक है, या जो क्वालिटी है उसे घटा दिया, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है? मैल प्रैक्टिसेस। स्पीडली एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल। स्पीडली का मतलब जल्दी, अगर कुछ गलत हो गया किसी के साथ तो उसका भरपाई जल्दी करें। रिड्रेसल का मतलब होता है भरपाई, स्पीडली का मतलब जल्दी। ठीक है, एंड ऑफ द ग्रीवेंसेस का मतलब है जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी शिकायत है, एंड एजुकेटिंग देम। प्लीज ये बात याद रखिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक और इंपॉर्टेंस है कि हमें अपने कंज्यूमर को एजुकेट करना है। हमें अपने कंज्यूमर को बताना है कि कंज्यूमर की राइट्स क्या हैं, ताकि अगर कोई गलती हो रही हो या उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो कंज्यूमर उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। ठीक है, इसके बाद है अबाउट द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। होप आई एम क्लियर। तो आपको दिख गया होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन बहुत ही क्लियरली स्टेटेड है। मिनिमम वर्ड्स में आपको सारी चीज एक्सप्लेन की गई है। सबसे पहले आपने देखा कि मैल प्रैक्टिस ऑफ द सेलर को क्या करती है? मिनिमाइज करती है। प्रोवाइडिंग देम स्पीडली एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस, जो कंज्यूमर के होते ग्रीवेंसेस, एंड एजुकेटिंग देम अबाउट द responsibility and the rights. Clear? Okay. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो इंपॉर्टेंस है वो बेसिकली दो लोगों को है। एक खुद कंज्यूमर को और दूसरा बिजनेस को। ठीक है, अब आप बात करोगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस को कैसे है या कंज्यूमर को कैसे, तो अब हम उसके डिटेल्स बात करते हैं। आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। यहां पे ये थोड़ा सा इरेज कर दूं वरना आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, वेरी ट्रू। अब आप देख सकते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंज्यूमर चीजों को इग्नोर करता है। अरे खराब आ गया, छोड़ दो, रहने दो, बाद में देखेंगे। ये जो इग्नोरेंस करता है ना, इसकी वजह से बिजनेसमैन को बहुत प्रॉफिट होता है। यहां पर यही बात समझाई जा रही है
कि आपको आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे इग्नोर नहीं करना। ठीक। सेकंड, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? कंज्यूमर जो है वो एक ही सोसाइटी में या एक ही कॉलोनी में नहीं रहता। कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, जगह जगह पे फैला है। तो अगर आप मान लीजिए ये पेन मैंने खरीदा, ठीक है, और ये पेन खराब निकल गया, मैंने सोचा अरे छोड़ो 20 रुपए का ही तो पेन है, बाद में देखेंगे, ये मेरा इग्नोरेंस है। पर मान लीजिए ऐसे ही 100 से 150 पेन कंपनी ने खराब पेन इधर उधर अलग अलग स्लॉट में डाल दिए, तो हर जगह एक कंज्यूमर को तो खराब मिला ना। क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है इसलिए वो मिलकर कंप्लेंट फाइल नहीं करता। ठीक है, तो कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज है, उसे मालूम ही नहीं किसे कंप्लेंट करना है, कैसे कंप्लेंट करना है, किसको करना है। तो ये सारी चीजें कंज्यूमर प्रोटेक्शन अब सिखाना शुरू कर चुका है और बहुत सारी चीजें फॉलो हो भी रही हैं इंडिया में। ठीक है, अब आपने एक चीज देखा होगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अब कस्टमर सपोर्ट सर्विस होती है, वो इसी का नतीजा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। ठीक। नेक्स्ट, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कई जगहों पे स्प्रेड है, अनऑर्गेनाइज्ड है इसलिए वो जगह जगह पे स्प्रेडेड है, ये भी बात है। अब इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बना है। नेक्स्ट, मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन। भाई कई बार कंज्यूमर को इतना नुकसान हो जाता है मॉरली और एथिकली, उसको जस्टिफिकेशन दिलवाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। सो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड थी? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इसे याद रखिएगा। पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस, सेकंड अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर, और फोर्थ वाला है मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे और हम देखते हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। आज इस सिनारियो में, आज के एनवायरनमेंट में बिजनेस को एक बात पता चल चुकी है, अगर कस्टमर मेरे से सेटिस्फाई नहीं है तो वो पलट के ना आएगा और ना वो दूसरे को भेजेगा। इसीलिए उसे ये बात पता चल चुकी है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है और वही लॉन्ग रन में उसे प्रॉफिट दिलवाएगा। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस यही बोल रहा है कि आप कंज्यूमर एक्ट को फॉलो करिए ताकि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को आप अचीव करते रहे। ठीक। सेकेंड है बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेस। बिजनेस जो है वो सोसाइटी की रिसोर्सेज यूज करता है, ये बात आपने अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी। ठीक है, और उसमें एक आपने टर्म यूज सुना होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का क्या मतलब? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की कि जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, आपको मालूम होगा मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मार्केट, इन सारे रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से यूज करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है बिजनेस की। ठीक। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सबको पता है कि बिजनेस प्रॉफिट में से, जैसे आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, मैं नाम नहीं बोल रही, लेकिन आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जिसमें बोलते हैं कि भाई इतना % जो पैसा है ये हम किसी के शिक्षा के लिए या किराए में देते हैं या किसी एनजीओ को डोनेट करते हैं। तो ये सारी चीजें किस लिए करते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करना जानते हैं। ठीक। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर किसी भी बिजनेस को बदनाम नहीं होना या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए अपने बिजनेस में, गवर्नमेंट का
वैसा इंटरफेरेंस की मान लीजिए कुछ खराब हो गया और बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं तो गवर्नमेंट डेफिनेटली आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेगी। तो अगर ऐसा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए तो उसे क्या फॉलो करना पड़ेगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट्स थे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। फिर से एक बार, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो करना है। सेकंड, बिजनेस यूज सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है और ये जरूरी है कि रिसोर्सेज अगर वो यूज करा है तो उसे प्रॉपर तरीके से यूज करे, मिनिमम वेस्टेज करे। तीसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज हर एक बिजनेस को फॉलो करनी पड़ती है। और लास्ट है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं चाहिए। तो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर अपने रिसोर्सेज और अपनी चीजें का काम करे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां पर एक मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपको केस स्टडी भी मिलेंगी या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है, आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है। देखिए टर्म 2 में अभी क्या आना है ये हम में से किसी को नहीं पता, बस अभी हमें ये पता चल चुका है कि टर्म 2 में सब्जेक्टिव की बात करें, लेकिन अगर ओमिक्रॉन की वजह से कुछ हो गया तो फिर हमें एमसीक्यू पे भी जा सकते। तो इसीलिए हमें हर एक सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करना है। अगर आप सब्जेक्टिव तैयार करेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी आपके उसके साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अब यहां पर हम बात करें कंज्यूमर के राइट्स की। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उसके कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक, सबसे पहले है राइट टू सेफ्टी। भाई कभी भी कोई भी हैजार्डियस प्रोडक्ट है, यस, तो उस प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कई बार मेडिसिन के पैक के ऊपर लिखा होता है कीप इट आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन या ओनली फॉर द फिजिकल यूज। यस, कुछ आपने देखा होगा कई बार टैग्स। अच्छा, सिगरेट पे देखा होगा आपने, जो सिगरेट का बॉक्स होता है उसमें 3/4 पार्ट, उस बॉक्स का 3/4 पार्ट में लंग्स में कैंसर हो सकता है, वो दिखाया गया है। यस, हैजार्डियस प्रोडक्ट है, डेंजरस प्रोडक्ट है, तो यहां पर राइट टू सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए अगर आप प्रोडक्ट को यूज करें। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट राइट। According to this right, the consumer has a right to protect against the goods and services which are hazardous to health, life and property. So this is important. कंज्यूमर को अपनी सेफ्टी के बारे में पूरी जानकारी रखने का अधिकार है और ये अधिकार हम कंज्यूमर से नहीं ले सकते। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं तो वो बोलता है इसे आप गीले हाथों से ना छूइए, या आप शूज या स्लीपर्स डालने के बाद ही प्रोडक्ट का स्विच ऑन करिए, कुछ भी ऐसा, वो सारी सेफ्टी रूल्स हैं जो कंज्यूमर को बताई जाती। सेकेंड, राइट टू बी इंफॉर्म्ड। कंज्यूमर को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना प्रोडक्ट के बारे में। कंज्यूमर का राइट है कि अगर वो प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले। जैसे आप लोग मोबाइल लेने जाते हैं, कार लेने जा रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, आप उसके बारे में पूरा पता करते हैं ना, तो ये आपका राइट है और ये बिजनेसमैन को बताना पड़ता है, सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। इवन कार और मोबाइल तो बड़ी चीज है, मेडिसिन लेने जाते हैं तो मेडिसिन में कौन कौन से केमिकल्स यूज हैं, कौन सा सॉल्ट यूज है, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है लेबलिंग में। मार्केटिंग में लेबलिंग की थी ना, उसके तहत तो यहां पर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये राइट है कंज्यूमर का, राइट टू हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, दैट इट्स इंटीग्रिटी, इंग्रेडिएंट्स, क्वालिटी, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट पे लिखी होनी चाहिए, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देनी। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू चूज। जब हम राइट टू चूज की बात करते हैं तो यहां पर कोई भी सेलर या कोई भी मार्केटर किसी भी कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही वाला प्रोडक्ट खरीद के जाओ। नहीं, कंज्यूमर के पास राइट है, वो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है, उसे कोई भी एनफोर्स नहीं कर सकता प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ठीक,
freedom to choose from the variety of the product at a competitive price. ठीक. Next, right to be heard. सुनना. कंप्लेन क्या है कंज्यूमर की, कंज्यूमर का डिससेटिस्फैक्शन क्या है, कंज्यूमर को क्या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, इस सबके लिए कंज्यूमर के पास राइट होता है कि उसकी बात सुनी जाए. दैट इज कॉल्ड एज राइट टू बी हर्ड. देखिए, राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन द केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. अगर आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज डिससेटिस्फाइड हो तो आपका क्या होगा? डेफिनेटली योर कंज्यूमर इज हैविंग द राइट टू बी हर्ड और कंज्यूमर इज हैविंग द राइट टू sue अ केस अगेंस्ट एनी कंपनी और एनी फर्म. गॉट इट? नेक्स्ट, राइट टू सीक रीड्रेसल. सीक रीड्रेसल का मतलब क्या होता है कि कोई कुछ भी हो गया, आप उसे कंपनसेट करो. दैट इज सीक रीड्रेसल. ठीक है. राइट टू रिलीफ इन द केस ऑफ डिफेक्टिव गुड्स एंड डिफेक्टिव सर्विस. कभी भी डिफेक्टिव गुड आ जाए या कभी भी डिफेक्टिव सर्विस मिले तो कंज्यूमर का राइट है. मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा, अभी वो वारंटी पीरियड में है और वो मोबाइल खराब हो जाता है, तो आप क्या करते हो? अपना मोबाइल एक्सचेंज करते हो या नहीं करते? वो आपका राइट है. कौन सा राइट है? सीक रीड्रेसल का. Hope this point is clear. Yes. Coming to the last one, right to consumer education. यहां पर कंज्यूमर की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं. यहां पर हम एजुकेट करते हैं कंज्यूमर को. यहां पर हम कंज्यूमर को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. हम उसे इन्फॉर्म करते हैं कि आपके कौन कौन से राइट्स हैं और आप किस राइट से किस चीज को कैसे अडॉप्ट कर सकते हो. सो दैट इज consumer education. Acquire knowledge and skills to be a well informed consumer. आपने देखा होगा अभी भी कई बार आपके टीवी पे आ जाता है जागो ग्राहक जागो. यस. या कंज्यूमर को अवेयर करते हैं अलग अलग एड्स बना के कि कंज्यूमर को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए. यस. तो ये सारी चीजें क्या हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली कंज्यूमर को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि उस पे स्टैंडर्ड मार्क है या नहीं. यस. ISI मार्क देखते हो. आप गोल्ड का प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपने देखा होगा तनिष्क वगैरह बहुत देते हैं हॉलमार्क. यस. डायमंड का प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप उसमें देखते हो कि एक सर्टिफिकेट मिलता है. तो ये सारी चीजें हम कंज्यूमर को अवेयर कराना शुरू कर चुका है गवर्नमेंट कि कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए कि वो अपनी एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट कैसे लेगा. ठीक. अब कंज्यूमर के राइट्स पूरे हो चुके हैं. अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी तक हमने बात की राइट्स क्या थे, अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात करते हैं. बाय ओनली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. ये याद रखिएगा. एज दे प्रोवाइड अ क्वालिटी assurance, ISI mark on the electronic good, FPO mark on the food product, hallmark on the jewelry, egg mark on the agriculture goods. ये कुछ स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं. जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में ISI, फूड प्रोडक्ट में FPO, हॉलमार्क ज्वेलरी पे होता है और एग मार्क जो है वो बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होता है. ठीक. नेक्स्ट, सेकेंड, रीड लेबल केयरफुली टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, नेट वेट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट. जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, स्पेशली जब आप कॉस्मेटिक खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं या कुछ केमिकल से रिलेटेड चीजें खरीदते हैं, फूड प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं, तो आपसे बोला जाता है तो सबसे पहले आप उसकी क्या चेक करिए? मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट. उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करिए. कहा जाता है. सो दिस इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर to study the product and then purchase the product. Got? Third, learn about the risk associated with the product and the services, follow the manufacturer's instruction and use the product safely. आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट से कौन कौन से रिस्क है. जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो करंट लगने का रिस्क है.
यस तो करंट से कैसे बचना है इसके बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो यहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे क्या क्या रिस्क है इसके बारे में आपको जानना है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने रिस्क के बारे में पूछे। ठीक, नेक्स्ट, आस्क फॉर द कैश मेमो। ये चीज बहुत जरूरी है। ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दिस वुड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ द परचेज मेड। वेरी ट्रू। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कैश मेमो लो, क्योंकि अगर आप कैश मेमो नहीं लोगे तो भाई इसका कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा भी है या नहीं। ठीक, लास्ट वन, फाइल अ कंप्लेन ऑन द कंज्यूमर कोर्ट इन द केस ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स और डिफेक्टिव सर्विसेज। कभी भी आपको कोई डिफेक्टिव गुड मिल रहा हो या आपको कोई डिफेक्टिव अनसेटिस्फाइड सर्विसेज मिल रही हो तो वहां पर आपके पास पूरे ऑप्शन होते हैं कि आप कंप्लेन करें, और कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो कंज्यूमर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज होने की वजह से, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से कंज्यूमर अपना कोर्ट में केस नहीं फाइल करता, जिसका फायदा बिजनेसमैन उठाते हैं। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छे नागरिक होने की जगह के लिए जरूरी है, एक अच्छा इंडियन होने में ये जरूरी है कि अगर आपको कभी भी डिससेटिस्फैक्शन है तो आप उसकी कंप्लेन जरूर करें, क्योंकि ये हमारे राइट में है। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कहता है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कह रहा है। A consumer can file a complaint on his or her own and does not need the service of advocate professional. अब वो खुद अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उसे किसी भी प्रोफेशनल कंज्यूमर को किसी भी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन में आप कर सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, आप कहां फाइल कर सकते हैं, सेंट्रल में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में आप केस यू कर सकते हैं। आप कहां करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में हम 3 टायर सिटीज में, 3 टायर रेमेडीज अभी मैं आपको बताऊंगी, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, 1 or more consumer on the behalf of the numerous consumer having the same interest। भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक कंज्यूमर और एक से ज्यादा कंज्यूमर का सेम इंटरेस्ट है, तब भी वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ लीगल हायर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज कंज्यूमर। अगर मान लीजिए मैं हूं और मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है तो मेरा कोई भी रिलेटिव, कैन बी माई हस्बैंड, कैन बी माई डॉटर, कैन बी माई सन और कैन बी माई पेरेंट्स, एनीवन कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। A complaint under section 2B of the Consumer Protection Act 1986। और कंप्लेंट किसके अंडर होगी, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रेमेडीज एंड रिलीफ अवेलेबल टू द कंज्यूमर। कौन कौन सी रेमेडीज हैं और कौन कौन से रिलीव्स हैं जो कंज्यूमर को अवेलेबल हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर। पहला, टू रिमूव द डिफेक्ट इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द डिफेक्ट डेफिशिएंसी इन द सर्विस। कोई भी डिफेक्ट हो गुड्स में, जैसे अभी मैंने बोला मोबाइल खराब आ गया वारंटी पीरियड में, तो वो डेफिनेटली आपको चेंज करके मोबाइल देगा। सर्विस से आप डिससेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली आपको सर्विस जो आपकी डेफिशिएंसी है सर्विस की, वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आपको क्लियर करके देगी। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सारी चीजें क्लियर करके देगी। ठीक है, सेकेंड, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू प्रोडक्ट और नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट। भाई अगर वारंटी पीरियड में और डिफेक्ट ठीक ही नहीं हो सकता तो मोबाइल पूरा नया चेंज करके दे देगी, नया मोबाइल दे देगी। लेकिन अगर वही मोबाइल ठीक हो सकता है तो वो उसको ठीक करके आपको वापस कर देगी कंपनी। ठीक, थर्ड, टू रिफंड द अमाउंट पेड टू द कंप्लेन। और भाई अगर प्रोडक्ट नहीं है तो क्या करेगी, अमाउंट को रिफंड करेगी कंपनी। नेक्स्ट, टू पे द कंपनसेशन इफ द कंज्यूमर हैज सफर्ड फ्रॉम द लॉस और इंजरी। भाई कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा अगर कंज्यूमर को किसी तरह का लॉस हुआ या कोई इंजरी हुई। ये हॉस्पिटल के केस में आप आराम से समझ सकते हैं, कोई भी लॉस है, कोई भी इंजरी हो या कोई भी एक्सीडेंट हो,
किसी भी कंपनी की वजह से, किसी भी प्रोडक्ट की वजह से, तो कंपनी उसे कंपनसेशन पे करती है। नेक्स्ट, टू पे द punitive डैमेज इन द appropriate circumstances। और कुछ ऐसे डैमेजेस हो जाते हैं तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डैमेज को वो चेंज करे। जैसे आपने कार खरीदी और कार की वारंटी है 5 साल, उसमें इंजन डैमेज हो गया, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंजन को पूरा का पूरा चेंज करके देगी। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड डू नॉट रिपीट देम इन द फ्यूचर। भाई जो भी मैल प्रैक्टिस हो रही है, जो अनकंडीशनल है, जिसकी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी कर रही है तो उसे इमीडिएटली बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, अगर कुछ गलत हो जाता है तो कंपनी हैज टू बियर ऑल द लॉसेस। गॉट? नेक्स्ट, अब 3 टायर मशीनरीज आपके स्टार्ट हो चुके हैं। हमारी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है इसके अंदर 3 मशीनरीज होती हैं, ठीक है। एक होती है ऑन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेकंड होती है स्टेट कमीशन और थर्ड होती है नेशनल कमीशन। ये 3 तरह की हमारी मशीनरीज हैं जिनके बेसिस पे हम लोगों को एज अ कंज्यूमर इंसाफ मिलता है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल 3 कमीशन मैंने आपको दिखा दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, यहां पे 644 डिस्ट्रिक्ट कमीशन हमारी इंडिया में है, ठीक है। सेकंड, कंपोजिशन का मतलब होता है इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है। तो इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग अ वुमेन। एक तो प्रेसिडेंट होते हैं और दूसरा 2 और मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक वुमेन होना कंपलसरी है। यहां पर जो कंपनसेशन है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। अगर आपका क्लेम 20 लाख से कम है तो आप अपना केस कहां पे स्यू कर सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अपना केस को स्यू करोगे, ठीक है, मतलब केस डालोगे। नेक्स्ट, if the consumer is not satisfied with the order of the district forum, he can appeal before the state commission within 30 days। ये बात मैं आपको बता दूं, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना, ऐसे ही अगर कोई भी कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो बेसिकली रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर दिया उससे डिससेटिस्फाइड है, तो 30 दिन के अंदर जब जो बेसिकली हम बोले रिजल्ट आया है, रिजल्ट के आने के 30 डेज के अंदर वो अपनी कंप्लेन को स्टेट कमीशन पे डाल सकता है, ठीक। यानी कि अगर आप डिससेटिस्फाई हो तो आप स्टेट कमीशन या स्टेट फॉर्म में जाके अपने केस को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक। अब आते हैं स्टेट कमीशन में। आप देख सकते हैं वो 644 था और ये है 365। हमारे इंडिया में कितने हैं स्टेट कमीशन, दैट इज 365। यहां पर भी एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर्स होते हैं और एक जो पर्सन है उसमें वुमेन होना जरूरी है। आपको याद होगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में शुड बी लेस देन 20 lakhs, यहां पे एक्सीडिंग 20 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। तो यानी कि 20 लाख से 20 लाख और 1 करोड़ के अंदर आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक। 50 लाख का है तो आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन में करोगे, 10 लाख का है तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे। नेक्स्ट, if the consumer is not satisfied with the order of the state commission, he can appeal to the national commission within 30 days। यहां पर भी वही बात, भाई अगर बंदा स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, बंदा का मतलब है कंज्यूमर, तो ही और शी कैन गो टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, दैट इज नेशनल कमीशन। गॉट इट? नेक्स्ट, नेशनल कमीशन, ये सबसे बड़ा कमीशन है हमारा। टेरिटोरियल जुडिकेशंस ओवर द होल कंट्री, ये पूरी कंट्री को देखता है, ठीक। कंपोजिशन क्या है, एक प्रेसिडेंट होता है,
4 मेंबर्स होते हैं और इनमें से एक वुमेन होना जरूरी है। यहां पर जो कंपनसेशन है वो कितने के होंगे? इट एक्सीड्स 1 करोड़। ठीक है। अपील, appeal where value of the compensation exceeds 1 crore and the consumer is not satisfied with the order of the National Commission can be taken to the Supreme Court of India. अगर कोई नेशनल कमीशन से डिससेटिस्फाई हो तो वो किस पे जाएगा? वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे। ठीक है। तो ये आपकी 3 रिड्रेसल मशीनरीज थे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, State Commission and the last one was National Commission. ठीक। Next topic, functions of consumer organization और NGOs। हमने NGOs का बहुत सुना होगा आपने। These are basically those types of organization who are always working for the society, for the development, for the benefit of the society. Non-government organization, सबसे पहला पॉइंट इसका क्या रोल है ये डिस्कस करेंगे। एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट द कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। टाइम टू टाइम ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं होती हैं ये कंज्यूमर्स को एजुकेट करती हैं, अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स करके, सेमिनार्स करके या वर्कशॉप्स करके। ठीक। सेकेंड, publishing periodic and the other publications to give the knowledge about the consumer problems, reliefs available etc. भाई अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजों को ये पब्लिश कराते हैं, किस लिए? ताकि लोगों को नॉलेज हो। आपने देखा होगा डिफरेंट केसेस पब्लिश होते हैं ताकि लोगों को नॉलेज हो, लोगों को मालूम हो कि ये चीज कैसे हो रही है। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, रिलीफ अवेलेबल, क्या क्या तरीके हैं रिलीफ्स के अवेलेबल के, ये सारी चीजें यहां पर दिखाई जाती है। ठीक है। थर्ड, कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन एक्सक्रेटिंग द लेबोरेटरीज। अलग अलग जगहों पे टेस्टिंग होती है और अलग अलग जगहों पे जो टेस्टिंग होती है अलग अलग कंज्यूमर प्रोडक्ट की, इनको जो कंपेयर करने वाले हैं वो भी यही है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। Encouraging the consumer to strongly protest and take action against the unfair trade practice of manufacturers, traders, sellers and service provider। भाई ये टोटली यही काम करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए काम करते हैं कि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो और हम पूरी तरीके से अपने कंज्यूमर्स के राइट्स को, अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक। लीगल असिस्टेंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर्स, कई बार ऐसे भी कंज्यूमर्स होते हैं जो केस नहीं लड़ पाते या जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो उनके लिए भी एनजीओज जो हैं वो केसेस लड़ते हैं। यस, उनके राइट्स को अवेल करवाते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो यही काम होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का या एनजीओज का। नेक्स्ट है फाइलिंग द कंप्लेंट्स इन द एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। कोई भी कंप्लेंट फाइल करते हैं, ये बात मैंने आपको अभी बताई दी है ऊपर से कि कंज्यूमर के बिहाफ पे भी ये लोग क्या फाइल कर सकते हैं? कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है।